हाय फ्रेंड्स, हमारा अभी चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। पहला वीडियो हमने विसर्ग काल और आदान काल पे बनाया था जो कि टाइम साइकिल्स है। दूसरा वीडियो हम स्वस्थ अवस्था रोग अवस्था दोनों को कनेक्ट करने वाली जो प्रोसेस है उसके ऊपर हमने बनाया था। और तीसरा वीडियो हमने डाउटिंग प्रोसेस पे बनाया था। अभी ये चौथा जो वीडियो है हमारा, ये हम इस पे बनाने वाले हैं कि आयुर्वेद क्या है। हालांकि पिछले तीनों वीडियोस में जो टॉपिक्स लिए हैं वो बहुत ही शॉर्ट में थे, वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पे थे उस टॉपिक के। लेकिन उस इंट्रोडक्शन भी नहीं, मैं कहूँगा तो वो सिर्फ एक स्क्रीनशॉट जैसे थे उसमें। आज का भी वीडियो हम जो बनाने वाले हैं एक बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें आपको बताने वाले हैं। वो है आयुर्वेद क्या है, व्हाट इज़ आयुर्वेद। तो आयुर्वेद जो हमारा है इसे आयुष का वेद ऐसा बताया गया है। आयुष, अब आप बोलेंगे आयुष क्या है, आयु क्या है। तो आयु एक कॉम्प्लेक्स वस्तु है, 4 अलग अलग यूनिट से फॉर्म होने वाली ये वस्तु है, उसको आयु कहते हैं। उसका सिर्फ 1/4 पार्ट हम देने वाले हैं, यानी कि एक सिंगल पार्ट उसका लेने वाले हैं। वो पार्ट है शरीर। शरीर यानी बॉडी। जैसे कि जो बॉडी होती है, जो लिविंग बॉडी होती है, उसको हम शरीर बोलते हैं। हालांकि कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, नॉन लिविंग भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसे भी एक टेक्निकली एक वैशेषिक दर्शन या जो फिज़िक्स वाले लोग थे पहले, वो उसे शरीर कहते थे ऑब्जेक्ट को। तो इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स आते हैं, एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। अब आप सोचेंगे कि बाकी के 3 कौन से हैं, तो अभी उस डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ जो लिविंग और नॉन लिविंग है उनमें हम जो साम्य है वही देखने वाले हैं। डिफरेंसेस तो पता है सबको, ज़्यादा उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो साम्य बताया गया है आयुर्वेद में, उसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का जो भी हमें लॉ या नियम जब भी समझना है, और बहुत ही अगर वो कॉम्प्लेक्स होता है तो जनरली उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उन छोटे पार्ट्स को बाद में स्टडी किया जाता है, पृथकत्व करते, डिवीज़न करके उसको स्टडी किया जाता है, और इंडिविजुअली इन सब प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। उसी तरह जो इस ब्रह्मांड को पूरे चलाने वाले नियम है, उसमें लिविंग नॉन लिविंग दोनों चीज़ें आती है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे नियम हैं कि जो दोनों में कॉमन है। तो इन कॉमन नियमों को जैसे डिवाइड करते गए, उनमें एकदम सबसे बेसिक जो यूनिट थे, सबसे छोटे पार्ट और सबसे हर जगह रहने वाले ऐसे सबसे बेसिक पार्ट्स जो है, वो 3 गुण हैं। वो उन्हें प्रकृति गुण कहते हैं या महागुण भी कहा जाता है। वो 3 है सत्व, रज और तम। इन तीनों से सारी की सारी सृष्टि बनी हुई है। ये तीनों लिविंग नॉन लिविंग को इक्वली अफेक्ट करते हैं। अभी ये हमें इंडिविजुअली परस्यू, जब ये एग्रीगेटेड फॉर्म में हो जाते हैं, जब ये कॉम्बिनेशन में आते हैं, तभी वो एक अलग एग्रीगेट्स फॉर्म करते हैं। और ये 5 तरह के एग्रीगेट्स में फॉर्म होते हैं, जो कि है, हम उन्हें पांचभौतिक तत्व कहते हैं। वो पांचभौतिक तत्व है पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व। ये 5 तत्व हैं। तो इन 5 तत्वों का जब भी, फॉर एग्जांपल पृथ्वी तत्व जो है उसमें तम ज़्यादा है, और ऐसे कॉम्बिनेशंस में बताए गए, जो कॉम्बिनेशंस बताए हैं वही कॉम्बिनेशंस में हमें उनको लेके चलना पड़ता है। जो डिस्क्राइब किया है, हम अपने खुद के कॉम्बिनेशंस उसमें नहीं डाल सकते। ये 5 जो एग्रीगेट्स होते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी ये 5 एक साथ आते हैं, ऑल द 5 टुगेदर, तभी जो लीस्ट परस्यूएबल ऑब्जेक्ट है आपका, सबसे छोटा ऑब्जेक्ट जो भी परस्यू कर सकते हो, जो अणु है या परमाणु है, परमाणु से थोड़ा बड़ा अणु होता है। तो ये अणु जो फॉर्म होता है वो इन 5 के एग्रीगेट से ही फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल अपनी पूरी यूनिवर्स में सबसे छोटा अगर कोई पार्टिकल होगा तो वो है हाइड्रोजन एटम। अभी हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। जो प्रोटॉन होता है वो 3 अलग अलग तत्वों से बना है। तो अभी जो प्रोटॉन पार्ट है उसमें 3 अलग तत्व, जो तीनों से जो एग्रीगेशन से बना है, वो जो मास है उसका, जो वजन है उसका, वो वजन है पृथ्वी तत्व का। अब ये 3 क्वार्क्स, 3 पार्टिकल्स जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जो परमाणु स्वरूपी पार्टिकल्स पृथ्वी के हैं, वो जब भी एक साथ आए हैं, इनको जो ज्वाइन करने वाली प्रोसेस है,
पृथ्वी तत्व को, वो है जल तत्व। फिर इन जो पार्टिकल्स में एक छोटा सा सॉर्ट ऑफ वाइब्रेशन होता है और उसमें एक हीट होती है, जो हीट होती है उसको कहते हैं अग्नि तत्व। एनर्जी जो होती है उसको कहते हैं अग्नि तत्व। और वायु तत्व यानी उसके उस प्रोटॉन को, तीनों के कॉम्बिनेशन से एक प्रोटॉन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है उसके आजू बाजू। तो ये घूमने की जो प्रोसेस है, जो मूवमेंट की वाली ग्रॉस मूवमेंट जो होती है, वो है वायु तत्व की वजह से। और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है ये हमारा हाइड्रोजन एटम इस पूरे ब्रह्मांड में, वो है वायु तत्व, वो आकाश तत्व है। स्पेस ऑक्यूपाइंग जो चीज़ है वो आकाश तत्व से होती है। ये पांचों जब एक साथ आते हैं तभी एक सबसे छोटी जो परसीवेबल चीज़ है, जो हम समझ सकते हैं या फील कर सकते हैं उसको, वो फॉर्म हो जाती है। हाइड्रोजन गैस का जो हाइड्रोजन एटम है, वो पांचों के कॉम्बिनेशन के बिना कोई एटम बन नहीं सकता है। तो सत्व रज तम के एग्रीगेट से पांच भौतिक तत्व बनते हैं। पांच भौतिक तत्वों के एग्रीगेट से, परमाणु के अलग अलग परमाणुओं से कॉम्बिनेशन से सबसे छोटे जो अणु होते हैं वो अणु बनते हैं। तो अभी जो रूल्स, एक कुछ नियम आयुर्वेद में ऐसे है, जैसे कि पिंडस्तु ब्रह्मांड न्याय है या लोक पुरुष न्याय है, कि भले वो बॉडी लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ये पांचभौतिक तत्व, उनके एग्रीगेट्स, सत्व रज तम, उनके एग्रीगेट्स जो भी फॉर्मेशन में आते हैं वो लिविंग में उसी तरह एक्ट करेंगे जैसे कि नॉन लिविंग में एक्ट करेंगे। जो ब्रह्मांड में उनके लिए पूरे रूल्स है वही लिविंग में है, कुछ अलग नहीं है। इट इज़ नॉट कि भाई लिविंग में वो अलग तरीके से ऑक्शन में आएगा और नॉन लिविंग को अलग तरीके से ट्रीट करेगा, ऐसा नहीं होता है। वो स्ट्रिक्ट रूल्स है, उस रूल्स को फॉलो करता है। जो नॉन लिविंग में करेगा वही लिविंग में करेगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम जो हमारा है, हाइड्रोजन एटम जब भी दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन के साथ जब भी कंबाइन होते हैं ब्रह्मांड में कहीं भी नॉन लिविंग जगह पे, तो एक वाटर या H2O का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, पानी का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, जल तत्व फॉर्म होगा। उसी तरह जो जल तत्व में डोमिनेंट है ऐसा एक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। उसी तरह से जैसे वो शरीर में भी अगर कंबाइन होगा तो शरीर में भी वो वही फॉर्म करेगा। अगर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोरोसिव नेचर का है, डिसॉल्व करने वाला है कुछ चीज़ों को। वैसे बॉडी में, हमारे स्टमक में जैसे प्रोटॉन पंप से हाइड्रोजन और क्लोरीन जैसे सोडियम क्लोराइड में से जब ये एक साथ आते हैं तभी उनको वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही फॉर्म करता है, वो पेट में करोजन ही करेगा, अल्सर ही करेगा। रूल्स दोनों चीज़ों के लिए, पांचभौतिक तत्विक चीज़ों के लिए दोनों जगह सेम है। ये एक नियम है, पिंडस्तु ब्रह्मांड न्याय है और लोक पुरुष न्याय है। जो बाहर होने वाला है वही अंदर होने वाला है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण चीज़ हम समझ सकते हैं। तो अभी जब भी हम शरीर पे आते हैं, लिविंग शरीर पे, तो इसका क्लासिफिकेशन आयुर्वेद में दो टाइप्स में किया है। एक है स्थावर सृष्टि और दूसरी है जंगम सृष्टि। स्थावर सृष्टि वो है जो एक जगह पे होती है और जंगम है जो मूवमेंट करती रहती है। अभी आप बोलेंगे प्लांट्स और एनिमल्स, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लांट्स में भी ऐसे कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं कि जो मूवमेंट करते हैं, क्लोरोफिल होता है उसमें, मूवमेंट करते हैं। और एनिमल्स में कुछ स्पॉन्जेस होते हैं या कोरल्स होते हैं कि जो एनिमल्स में क्लासीफाई होते हैं, लेकिन वो दे आर नॉट मोबाइल। तो स्थावर एक अलग कंसेप्ट है, जंगम अलग कंसेप्ट है। लेकिन हमारे आज के वीडियो के हिसाब से हम सिर्फ जांगम सृष्टि का देखेंगे कि जो मूवमेंट करते हैं। तो अभी इस जांगम सृष्टि को सुश्रुताचार्य ने, सुश्रुत संहिता में आप अगर देखोगे तो इसमें 4 अलग अलग डिविजन्स बनाए गए हैं जन्म के ऊपर। जैसे वो प्रोड्यूस होते हैं, उसके प्रोड्यूस होने के तरीके के ऊपर, जन्म के तरीके के ऊपर 4 अलग अलग उसके क्लासिफिकेशंस हैं। एक है जरायुज, दूसरा है अंडज, तीसरा है स्वेदज और चौथा है औद्भिज। अभी इसमें एक महत्व की बात ऐसी समझ लीजिए कि जब भी प्रकृति पुरुष का संयोग होता है तभी ये सृष्टि बनती है, तभी ये लिविंग जो बॉडी होती है वो बनती है और उसमें मतलब लाइफ आती है। एक स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों का एक साथ आना जरूरी है। अभी इस क्लासिफिकेशन में ध्यान से देखिए उन्होंने किस तरह से सीक्वेंसिंग किया है। सबसे पहला है जरायुज। जरायुज वो प्राणी होते हैं कि जिनमें, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिनमें स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों शरीर के अंदर ही कंबाइन हो जाते हैं। उस जो लिविंग बॉडी है, माता जो होती है, उसके शरीर में ही कंबाइन होते हैं
और पूरी तरह से डेवलप होने के बाद वो बाहर निकलते हैं, ऑलमोस्ट डेवलप्ड फॉर्म में। ग्रोथ बाद में हो जाती है उसमें, लेकिन पूरे डेवलप्ड फॉर्म में बाहर निकलता है। अभी दूसरा आता है अंडज वैरायटी। अंडज वैरायटी में ऐसा होता है कि वो जो फीमेल होती है, जो माता होती है उसकी अंडज वैरायटी में, तो वो ज़्यादा उसे कैरी नहीं कर सकती है, उस गर्भ को, स्त्री और पुरुष तत्वों के कॉम्बिनेशन को ज़्यादा देर तक कैरी नहीं कर सकती है। इसीलिए वो एक प्रोटेक्टिव शेल बना देती है। वो अगला स्टेप उसका, उस प्रोटेक्टिव शेल में वो बाहर अंडे के फॉर्म में निकलता है। अंडे से जब वो बाहर निकलता है जो ऑर्गेनिज्म, तो वो ऑलमोस्ट पूरा डेवलप्ड होता है। ये शरीर में ही डेवलप होने के बाद आता है, ये अनडेवलप्ड फॉर्म में अंडे के फॉर्म में बाहर आता है और अंडे से पूरा डेवलप्ड आता है। अभी आते हैं स्वेदज वैरायटी की, जो उसमें चींटियाँ डिस्क्राइब की गई है और अदर कृमीज, कीटक जो भी है, कीड़े हैं, उनको डिस्क्राइब किया है। अभी इसमें एक स्टेप आगे जाते हैं हम कि शरीर में माता और पिता के जो तत्व होते हैं, शुक्र शोणित होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन हो जाता है, अंडे के फॉर्म में बाहर आते हैं। लेकिन जब ये स्वेदज वैरायटी बाहर आती है अंडे में से, तभी भी फुल्ली डेवलप नहीं होती है। इसमें बाद में डेवलपमेंट आती है। लार्वे फॉर्म में ये बाहर आते हैं। लार्वे फॉर्म में बाहर आने के बाद एक कोश बनाते हैं अपने आजू बाजू में, एक ककून बनाते हैं। उसमें इस स्वेदज वैरायटी में एक स्पेसिफिक मॉइस्चर के, स्पेसिफिक हीट के कंडीशंस होते हैं। आप जैसे पेटी में बैठ जाते हो किसी एकदम क्लोज्ड इसमें, या आप चादर लेके ओढ़ जाते हो तो कैसे पसीना आता है, तो ऐसे मॉइस्चर के कंडीशंस उसमें डेवलप होते हैं और उसमें से वो पूरी तरह से ऑर्गेनिज्म डेवलप होके बाहर निकलता है। तो ये थर्ड है। चौथा है औद्बीज। औद्बीज वैरायटी ऐसी है कि जिसमें एक बहुत ही अलग चीज़ होती है। इसमें अभी तक स्त्री और पुरुष तत्वों का कॉम्बिनेशन शरीर में ही होता था, लेकिन औद्बीज वैरायटी में क्या होता है कि स्त्री पुरुष दोनों के तत्व ये दोनों के शरीर के बाहर कॉम्बाइन होते हैं। वो दोनों तत्व भी कैरी नहीं करते अपने अंदर, वो बाहर छोड़ देते हैं, जैसे कि मेंढक होता है, और फिर वहाँ वो कंबाइन हो जाता है। वहाँ एग फॉर्मेशन होता है, अंडा फॉर्म हो जाता है और इस अंडे में से अलग अलग वैरायटीज़ निकलते हैं और उसमें 7 से 8 स्टेजेस में बाद में वो डेवलप होता है औद्बीज में। तो इस तरीके से ये 4 प्रकार उन्होंने बताए हैं। अभी एक इसमें एक सुश्रुत पे जो कमेंट्री लिखने वाले व्यक्ति थे, डल्लणाचार्य, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उसमें क्लियर कट बताई है कि ये 4 टाइप्स तो है ही है, लेकिन इन 4 टाइप्स में ट्रांजिशनल फेजेस होते हैं, यानी कि जो इनके बीच वाले स्टेजेस हैं वो होते हैं। तो वो कैसे होते हैं उन्होंने बताया कि अभी हम समझो एक वैरायटी अभी उन्होंने देखे हैं, उन्होंने देख के बताए हैं। अभी हम अपने यहाँ जो इंडिया में अगर देखते हैं, डल्लणाचार्य साधारण मथुरा और इस एरिया के थे। मथुरा कौन से साल के थे मुझे पता नहीं है, लेकिन एक क्योंकि ये टाइम फैक्टर आयुर्वेद में बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसे हम इस स्पेशल टाइम फैक्टर को हम देखने के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। लेकिन इसमें ये डल्लणाचार्य ने जो भी देखा है कि ये बीच वाले वैराइटीज़ से, तो डकबिल्ड प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया में जो मिलता है वो ऐसा है कि पूरे उसमें जरायुज के लक्षण है, लेकिन वो एग लेइंग है, लेकिन फीड कर रहे हैं। बाकी अंडज वैराइटीज़ में अगर आप जाते हो तो उसमें सर्प आते हैं या पक्षी आते हैं। तो सर्प में, इंडिया में ऐसा कोई सर्प नहीं है जो बीच वाला हो, जो डायरेक्ट बर्थ देता हो। कुछ ऐसे सर्प है तो अंडे को वो पूरा कैरी करते हैं और जब भी डेवलप हो जाता है तभी उसको वो ब्रेक करके बाहर उतने बच्चे निकालते हैं। लेकिन डायरेक्ट जरायुज ऐसा सर्प इंडिया में नहीं है। डल्लणाचार्य ने देखा होगा, उन्होंने अहिपतानक नाम का एक सर्प का वर्णन किया है कि जो जरायुज है। अभी हालांकि इंडिया में तो ऐसे कोई वैरायटी नहीं है, शायद होगी तो एक्सटिंक्ट हो गई होगी या मर गए होंगे वो पूरे वैरायटीज़। लेकिन आप अगर अमेज़ॉन के रेन फॉरेस्ट में जाओगे तो एनाकोंडा एक वैरायटी ऐसी है। एनाकोंडा वैरायटी ऐसी है कि जो पूरा का पूरा प्लेसेंटल स्नेक है, वो प्लेसेंटा में से डेवलप होता है। दूसरा एक पार्ट जो डल्लणाचार्य ने बताया था, एक बलाक पक्षी नाम का एक उन्होंने वर्णन किया है। तो अभी ये बलाक पक्षी जो है, बलाक पक्षी इज सच ए थिंग कि केचित जरायुजक केचित अंडज, ऐसा उन्होंने बताया कि कुछ इसमें डायरेक्ट बर्थ देते हैं और कुछ इसमें डायरेक्ट अंडे में से फिर बाहर निकल लेता है। तो अभी पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई पक्षी नहीं है, ना इधर ऐसा कोई मिला है। ये बलाक पक्षी के ऊपर जो डल्लणाचार्य ने एक वर्णन किया है, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। लोग सोचते हैं कि इन्होंने फेंका है, कुछ ऐसे ही लिख दिया है, लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड। अगर थोड़ा इवोल्यूशन में हम जाते हैं
तो आर्कोसोरोमॉर्फ करके एक डायनासोर की वैरायटी थी कि जिसमें से पक्षी, सर्प, एलिगेटर्स, जो भी एग लेइंग जो अंडज जो वैरायटीज़ है वो उसमें से डेवलप हुए हैं आर्कोसोरोमॉर्फ में से। इसी आर्कोसोरोमॉर्फ में से ये अंडे एग लेइंग वाले ही, उस टाइम डायनासोर्स के टाइम भी ये एग लेइंग ही थे। उसमें से एक डायनोकेफेलोसॉरस नाम का एक डायनासोर है कि जो एक अंडज वैरायटी था और बहुत ही जगह वो पाया जाता है, ज़्यादातर के चाइना में, जो ईस्ट साउथ ईस्ट चाइना है उस जगह पे, या तिब्बत एरिया में, वहाँ पे ये डायनोकेफेलोसॉरस पाया जाता है। एग लेइंग वैरायटी था ये। लेकिन इस डायनोकेफेलोसॉरस में 2017 में एक फॉसिल मिला साउथ ईस्टर्न चाइना में। इसमें पूरा का पूरा एम्ब्रियो डेवलप्ड था, पूरा एम्ब्रियो इसमें 2017 में जो फॉसिल मिला, अभी भी वो फॉसिल प्रिजर्व्ड है, उसमें पूरा एम्ब्रियो डेवलप्ड है। तो ये एक डायनोकेफेलोसॉरस की एक वैरायटी है कि जो एग लेइंग भी थी और जो डायरेक्ट प्लेसेंटल बर्थ भी देती थी, सिंगल स्पीशीज में एक। तो ये बलाक पक्षी इसमें से या तो इवॉल्व हुआ है बाद में, और बाद में डल्लनाचार्य के टाइम उन्होंने एक ऐसी वैरायटी उनके टाइम में थी सराउंडिंग मथुरा एरिया 100 किलोमीटर्स आसपास, कि जो एक पक्षी ऐसा था कि जो प्लेसेंटल था, डायरेक्ट बर्थ देता था, और कुछ उसमें अलग वैरायटीज ऐसी थी, या दो स्पीशीज, एक ही जीनस के दो स्पीशीज हो सकते हैं कि जो एक प्लेसेंटल एक अंडज। तो ये जो डायनोकेफेलोसॉरस है ये जाता है 25 करोड़ साल पुराना है ये फॉसिल जो मिला है ये। तो हमें इवोल्यूशन के बाद, इवोल्यूशन को तो लाखों सालों लगते हैं। तो इस प्रकार से हम आयुर्वेद का जो टाइम स्केल है उसको आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने बड़े टाइम स्केल में, अगर उन्होंने डल्लनाचार्य ने अगर एक इवोल्यूशन में जब भी ट्रांजिशनल वैरायटी देखी जो आज एक्सटिंक्ट है, अगर देखिए हम बिलीव करते हैं, तो फिर ये मोस्ट प्रोबेबली इस डायनोकेफेलोसॉरस में से ये बलाक पक्षी इवॉल्व हुआ होगा, ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं। हालांकि हम फॉसिल रिकॉर्ड जब देखने को जाते हैं तो बहुत वीक होता है वो, मतलब हम हर एक फॉसिल निकलना इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिकम्पोजिशन ज़्यादा है फॉसिल्स में, और पक्षियों में तो डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट होते हैं, बोन्स बहुत सॉफ्ट होते हैं उनके। तो कितने भी साल पहले डल्लनाचार्य होंगे, उन्होंने ये पक्षी जब देखा है तो उसके फॉसिल्स अगर मथुरा या आजू बाजू के एरिया में 100 किलोमीटर आसपास रेडियस में, जंगल्स में या उनके फॉरेस्ट में अगर ऐसा कोई पक्षी मिल गया तो हम इसको वेरीफाई कर पाएंगे। तो टाइम फ्रेम्स देखते टाइम ब्रह्मा, प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र, ऋषि मुनि और ह्यूमंस, यानी कि ऋषि मुनि के बाद जो ह्यूमंस है वो, तो ह्यूमंस का जो लोवेस्ट टाइम फ्रेम है वो है 1 सेकंड या 1/10 ऑफ अ सेकंड, और हाईएस्ट है 100 ईयर्स। ऋषि मुनियों में ये जाता है 5000 ईयर्स के आसपास, हाईएस्ट जो टाइम स्केल है। ब्रह्मा में जाता है 318 ट्रिलियन ईयर्स। लेकिन जो छोटा में छोटा जो 1 सेकंड है ब्रह्मा का, वो है 10,000 साल का, वो 1 लाख साल का है। 1/10 ऑफ अ सेकंड है 10,000 साल का। तो हमें इन टाइम फ्रेम्स में अगर इवोल्यूशन को हमें देखना है, इवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में देखना है, तो इतने बड़े टाइम फ्रेम्स हम सोच सकते हैं। क्योंकि समझो ये जो डायनोकेफेलोसॉरस का जो फॉसिल है, जब भी डेवलपमेंट होती गई उसमें, इस फॉसिल में हालांकि ह्यूमंस नहीं थे तभी, लेकिन लाइफ तो था। शायद और कोई इंटेलिजेंट लाइफ होगा नहीं होगा वो बात छोड़ दीजिए, लेकिन लाइफ तो था। तो इस लाइफ को जब भी हम स्टडी करते हैं, आयुष का वेद ही आयुर्वेद है, तो इसीलिए ये टाइम फ्रेम्स बताए गए हैं कि 25 करोड़ साल का पुराना जो फॉसिल है डायनोकेफेलोसॉरस का, वो ब्रह्मा का खाली 40 मिनट का पीरियड है। तो हमें इस तरीके से इसको देखना चाहिए। इवन हमारे बॉडीली फंक्शंस भी कैसे अलग अलग जो हज़ारों साल में इवॉल्व होते गए हैं, जीन्स इवॉल्व होते गए हैं, बॉडी इवॉल्व होती गई है। लेकिन अभी तो हम आयुर्वेद का अगर टाइम फ्रेम मिनिमम तो 5000 ईयर्स का लेना ही पड़ेगा, उसके बिना तो उसके आगे आप सोच नहीं सकते। तो जस्ट वी कंक्लूड दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। नमस्कार, धन्यवाद।